गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं सभी? बरसात का मजा ले रहे हैं घर में बैठ के। तो आज जो है शिक्षण की नई विधाओं में कल हमने बात करी थी एक्टिविटी बेस्ड जो है मेथड था, उसकी बात करी थी, यानी क्रिया आधारित शिक्षण। तो उसी में ही उसी टॉपिक को अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं तो आगे बढ़ा तो हम आज बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी बेस्ड मेथड, क्रियात्मक विधि के सिद्धांत। तो क्रियात्मक विधि के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो यह विधि जो है आंतरिक क्रिया के इस सिद्धांत पर आधारित है कि समस्त प्राणियों में एक आंतरिक प्रक्रिया सदैव होती रहती है जिसे वह अभिव्यक्त करना चाहता है। शिक्षण के माध्यम से बालक को यह अवसर देना चाहता है। ठीक, तो एक्सप्रेस करना, अब एक्सप्रेस जैसे मन के भावों को आज हमें अगर एक्सप्रेस करना है तो एक्सप्रेस करने के लिए हम कोई एक्टिविटी तो करेंगे, तो वो उस एक्टिविटी को हम शिक्षण के माध्यम से बालक को सिखाएं, उन्हें ये अवसर दें। ठीक, दूसरा हमारा जो सिद्धांत है वो है कि यह विधि इस सिद्धांत को स्वीकार करती है कि बालक की जो सहज प्रवृत्तियों की ओर प्रेरित होकर ज्ञान अर्जित करता है। बालक जो है वह सहज प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर ज्ञान अर्जित करता है। तो इसमें क्या है कि इस जो सहज प्रवृत्तियां, जैसे मान लीजिए अगर कक्षा में कोई बालक है, उसका स्वभाव है शैतानियां करना, ठीक, या मतलब कुछ ना कुछ खुरापात करते रहना। तो अगर कोई ऐसी एक्टिविटी अगर उसके साथ होती है तो जिसमें उसके नेचर से ही रिलेटेड वो एक्टिविटी हो, तो वो उस काम को बहुत मन लगा के करता है। ठीक है, इसके अलावा यह विधि इस सिद्धांत का समर्थन करती है कि बालक में ज्ञान तंतुओं के बजाय क्रिया तंतु अधिक प्रबल होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ज्ञान जो है वो जो है हमें केवल उसको पढ़ने के बाद आत्मसात तो करना ही है, साथ ही साथ उस पक्ष को और अधिक मजबूत करने के लिए उसको लर्निंग बाय डूइंग के मेथड से सीखना है, क्रिया करके सीखना है। कि जब तक हम, अब जैसे मान लीजिए आपको अगर मैथ्स के अगर आपने कोई जैसे लाभ हानि या साधारण ब्याज संबंधित कुछ प्रश्न आपने सॉल्व किए या कराधान से संबंधित आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, वो तो आपने जो है पुस्तकीय ज्ञान था जो आपने अर्जित किया। अब वही ज्ञान हमें अपने बिहेवियर में लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, तो उसको हम अपने जो बिहेवियर लाइफ है उसमें हम उसको फॉलो करें। जब उसको हम फॉलो कर देंगे तब क्या होगा कि जो है वो चीज़ें जो हमारे ज्ञान जो है वो हमारे स्थायी हो जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक हमारी स्मृति में संचित रहेगा। नहीं आई समझ में? एक और एग्जांपल देते हैं इस बारे में। जैसे मान लीजिए आपने बुक में जो है समोसे बनाने की विधि है ना, कुकिंग की अगर बात ले लें तो समोसे बनाने की विधि आपने सीखी, आपको जो है सब पता है कि जो है इसमें कितना देना पड़ेगा, लेकिन आपने कभी उसे अप्लाई नहीं किया। फिर कैसे करेंगे हम? तब ऐसी कंडीशन में क्या है कि जब तक हम उसको अप्लाई करेंगे तब वो हमारा ज्ञान स्थायी हो जाता है ना। गणित का ज्ञान क्या है, वो हमेशा बिहेवियर नॉलेज पर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा अक्सर कि घर में या घर के बाहर अगर कोई वेंडर्स आते हैं सब्जी वगैरह बेचने वाले, अगर जो है आप उनसे देखें, अगर कोई सब्जी अगर वो 75 रुपए किलो अगर बेच रहा है या 60 रुपए किलो बेच रहा है और आपने उससे कह दिया 10 रुपए की हमें दे दो, तो वो अपने दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन कर लेता है और उसी क्वांटिटी के हिसाब से वो आपको सब्जी दे देता है विद इन 1 सेकेंड। तो उसके लिए उसने कहीं से कोचिंग ली नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज से बहुत। ठीक है, क्योंकि उस चीज को उसने बार बार करके देखा, तो करके द्वारा सीखा गया ज्ञान हमारे ज्ञान मन मस्तिष्क में हमेशा संचित रह जाता है। नेक्स्ट आता है कि यह विधि इस सिद्धांत का समर्थन करती है कि बालक का सर्वोत्तम विकास जो है वो स्वयं की क्रिया के द्वारा होता है ना। कि अगर जैसे मान लीजिए आपने जो छोटे बच्चे हैं उन्हें कपड़े पहनना सिखाया और बाल काटना सिखाया,
शूज लेस बांधना सिखाए, वो तब तक उस चीज को नहीं सीख पाएंगे जब तक वो खुद उसको नहीं करेंगे। अब वो खुद करना जब सीखते हैं तो प्रारंभ में उन्हें अधिक समय लगता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बटन लगाते समय एक बटन ऊपर नीचे भी टक जाता है तो उसको फिर खोल के फिर दोबारा लगा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसे देखना भी नहीं पड़ेगा और वो फटाफट उसको लगाते हुए चले जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि बालक का सर्वोत्तम विकास स्वयं की क्रियाओं के द्वारा होता है, न कि दूसरे द्वारा दिए गए ज्ञान से। यह प्रविधि इस सिद्धांत को अपना पथ प्रदर्शक मानती है। यह जो प्रविधि है वो इस सिद्धांत को अपना पथ प्रदर्शक मानती है कि आत्म स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आत्मक्रिया आवश्यक है। आत्म स्वतंत्रता, सेल्फ फ्रीडम। ठीक, अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने ज्ञान तो आपका बहुत है, लेकिन आप सच बात नहीं कह पा रहे हैं। ठीक, आप में इतनी मतलब हिम्मत नहीं आ रही है कि आप 10 बार सोचना पड़ रहा है आपको सच बात बोलने के लिए। तो सीधा रीजन यही है, इसका प्रमुख कारण यह है कि आपने ज्ञान तो अर्जित किया, लेकिन वो ज्ञान केवल पुस्तकीय रहा, आपने उसको बिहेवियर में नहीं लेके आए। ऐसी शिक्षा जो आपको अपनी बात कहने में अपंग बना रही है, तो वो शिक्षा जो है वो बेकार है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि यह विधि 2 महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों पर आधारित है। पहला, अज्ञात की खोज करना, दूसरा ज्ञात को पुष्ट करना। अज्ञात की खोज करना और ज्ञात को पुष्ट करना। तो अज्ञात की खोज कैसे होगी कि जैसे आप जैसे अगर कोई मिस्त्री कारीगर मकान बनाना शुरू करता है, ठीक, तो जब वो मकान बनाना शुरू करता है वैसे तो उसके दिमाग में खाका तो रहता ही है कि ये डिजाइन आएगा, लेकिन अभी वो चीजें अज्ञात हैं, स्थायी रूप नहीं है उनका, अमूर्त रूप में है। फिर वो धीरे धीरे जब मकान से ईंट जोड़ना शुरू कर देता है, एक टाइम ऐसा आता है जब वो उस मकान को पूरा साकार रूप दे देता है, तब उसे अपनी कला पर प्रसन्नता होती है कि मैंने इतना अच्छा घर तैयार किया है। ठीक है, तो ये क्या है कि जो हमारी ये विधि है, यह विधि जो है एक्टिविटी बेस्ड मेथड जो है वो जो है अज्ञात से ज्ञात की ओर जो है अज्ञात को खोज करके ज्ञात को पुष्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट हमारा है कि इस विधि इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है कि बालक की क्रिया चेतना के 3 स्तर हैं: चिंतनात्मक, निर्णय और रुचि संकल्प। तो चिंतनात्मक, चिंतन करने का मतलब ये नहीं कि चिंता कर रहे हैं ना, चिंतन करने का मतलब है उस चीज पर हम मंथन कर रहे हैं बार बार, है ना, बार बार मंथन कर लिए। जैसे मान लीजिए हमारे समाज जो है समक्ष एक समस्या आई है, वो समस्या अब घरेलू अगर समस्या को अगर ले लें कि जैसे मान लीजिए घर में फंक्शन है हमारे, ठीक है, तो हालांकि वो समस्या नहीं है, लेकिन जो है काम तो है। अब उस आपको जो है जैसे मुझे अगर जिम्मेदारी दी जाएगी कि जो है कुकिंग का मुझे दे दिया गया, ठीक है, कि कुकिंग जो है आपको ही देखना है क्या सामान आना है क्या सामान नहीं आना है, और टेस्ट से जो है कोई भी समझौता नहीं होना है। ठीक, तब ऐसी कंडीशन में क्या है कि मैं चिंतन करूंगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें रखनी है, कौन सा अच्छा हलवाई है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, उसकी कैटरिंग की क्या व्यवस्था रहती है, और जो है उसके यहाँ कितने जो है एम्प्लॉयज़ हैं जो उसके साथ काम करते हैं, कितने असिस्टेंट हैं उसके। तो इन सब चिंतन करने के बाद मैं निर्णय पे आऊँगा कि जो है जो अमुक कारीगर को कर लिया जाए तो वो हमारा काम आसान कर देगा। ठीक, अब ये निर्णय ले लिया, अब उसके बाद निर्णय लेने के बाद हमने तो उसको हायर कर लिया, वो आ गया अपना सामान लेकर, लेकिन हमारा उस काम में रुचि है या नहीं है, तो हमारा इंटरेस्ट ही हमें और ज़्यादा एक्टिव बनाएगा। ठीक, हम हर चीज़ों को बारीकी से देखेंगे कि किस तरीके से काम हो रहा है, कहीं गंदगी तो नहीं दिख रही है, सारी चीज़ें प्रॉपर है नहीं है, हर एक स्टॉल पे एक व्यक्ति खड़ा है नहीं खड़ा है, अगर व्यक्ति खड़ा है तो हर एक बर्तन पात्र जो है वो सारे भरे हैं नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है। अब वहीं अगर हम पढ़ाई के अगर उदाहरण देखें तो
जो है, जैसे आपने डीलेड में एडमिशन लिया, तो डीलेड में एडमिशन लेने से पहले आपने बहुत चिंतन किया होगा कि मैं डीलेड करूं या बीएड करूं या मैं कोई और कॉम्पिटिटिव लाइन में जाऊं। ठीक, तो आपने बहुत अधिक चिंतन किया होगा, आपने हर एक पहलू को आपने देखा होगा कि वो कौन कौन से पहलू हैं जो डीलेड को और कोर्सेज से बेहतर बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, फिर आपने अपना डिसीजन लिया और वह डिसीजन कि आपने ले लिया कि ठीक है मुझे अब डीलेड ही करना है। उसके बाद फिर आपका इंटरेस्ट, कि आपको अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो टीचिंग लाइन में आपका पर्सनल इंटरेस्ट है या आपने जबरदस्ती आपका एडमिशन दिलवाया गया है। ठीक, तो आपका इंटरेस्ट ही आपको अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख करेगा और लक्ष्य प्राप्त करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है क्रियात्मक विधि का प्रयोग। तो शोएनचिन ने कहा कि क्रियात्मक या गतिविधि का प्रयोग पाठ्यक्रम के सभी विषयों के शिक्षण के लिए किया जाता है। इस विधि के शिक्षार्थ में यह ध्यान रखना चाहिए कि पाठ को समाप्त करने में साधारण रूप से निर्धारित समय से ज्यादा समय ना लगे। ठीक, बालकों को कराने वाली गतिविधि क्रिया में शीघ्रता होनी चाहिए। एक साथ सभी छात्रों को एक ही क्रिया करानी चाहिए। क्रियात्मक विधि का स्थान कक्षा कक्ष और का साधन सामूहिक शिक्षण हो। कक्षा में गतिविधि या क्रिया आधारित शिक्षण करते समय सभी छात्रों को प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाना चाहिए। छात्र प्रतिभाग में संकोच करें, उन्हें उत्साहित करें, उन्हें प्रेरित करें और स्वयं शिक्षक द्वारा आदर्श प्रदर्शन करके क्रिया आधारित शिक्षण प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है हमारी क्रिया आधारित शिक्षण विधि की प्रमुख विशेषताएं। तो पहला कि यह विधि छात्र के स्वयं ज्ञान और अनुभव प्राप्त कराने का अवसर देती है। दूसरा, यह विधि विषय केंद्रित ना होकर, शिक्षक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित है। तीसरा, यह विधि बालक के अंदर नैसर्गिक शक्तियों को कार्य करने का अवसर प्रदान करे, शारीरिक व मानसिक रूप से बालक को पुष्ट करे और उससे स्वाभाविक क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित करे। इसके अलावा बालक को क्रियाशील बनाकर पाठ्य वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करना क्रियाधारित शिक्षण की प्रमुख विशेषता है। बालक को करके सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए ज्ञान अर्जन को और अधिक सुगम बनाना है। नेक्स्ट, यह विधि छात्र को विभिन्न वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण देकर उनकी व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि करना है। नेक्स्ट, यह विधि बालक को सब अंगों की सामान्य रूप से शिक्षा देकर संतुलित व्यक्तित्व का विकास करती है। यह विधि क्रिया के सिद्धांत को न केवल विषय के रूप में वरन शिक्षण विधि के रूप में भी प्रयोग करती है। यह विधि बालक की थकान से मुक्त करती है और यह विधि पाठ्य वस्तुओं को महत्व न देकर क्रिया गतिविधि वस्तुओं के संग्रह, निर्माण, पर्यटन, अवलोकन, परीक्षण को महत्व देती है। इसकी कुछ शिक्षण विधियां हैं, जैसे बेसिक शिक्षा शिक्षण विधि, ह्यूरिस्टिक या खोज विधि, शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट विधि, ये कुछ इसकी विधियां हैं। आई होप ये आपको ये मेथड जो है क्रिया आधारित मेथड आपको समझ में आ गया होगा। आधा पार्ट मैंने आपको कल बताया था, बाकी का पार्ट मैंने आज पूरा कर दिया है। किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट में लिख दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू क्लास।